तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 2 फरवरी के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी क्वेश्चंस हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक्स क्वेश्चंस हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन आया था, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसको, मेरे प्यारे साथियों, इस पुरस्कार को दिया जाता है। आप कह सकते हैं इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्ट्री हैं उसके द्वारा इस जो पुरस्कार है उसको दिया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है कि शहरों में जो आजकल वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, उसको कम करना। 2025-26 का डाटा है कि इसमें आपको ना 40% तक वायु प्रदूषण को कम करना है, ठीक है? और इसको मतलब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में इसको बढ़ावा देना है। तो एक क्वेश्चन आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन आया था, 26 जुलाई 2025 को कौन-सा दिवस मनाया गया? तो आप सभी लोगों को पता है कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, भारत में हर साल आप मनाते हैं कारगिल विजय दिवस, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1999 में लद्दाख के उत्तरी कारगिल जिले की पर्वतीय चोटी पर पाकिस्तानी सेना के कब्जे वाले ठिकानों से भारत द्वारा पाकिस्तान पर विजय प्राप्त किया था। उसी को याद करते हुए हम लोग 26 जुलाई को विजय कारगिल दिवस मनाते हैं। और 2025 का कौन-सा वर्षगांठ मनाया गया विजय कारगिल दिवस का? तो 26वां वर्षगांठ मनाया गया। इसको भी ध्यान रखिएगा, आने वाले शिफ्ट्स में पूछ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस। मेरे प्यारे साथियों, अगर मान लेते हैं कि ये आपका दर्पण है, तो दर्पण है और ये आपका मुख्य या प्रधान अक्ष है। यहाँ पे आपका पोल हो गया, यहाँ पे आपका मुख्य फोकस हो गया। पोल और मुख्य फोकस के बीच का डिस्टेंस ए स्मॉल एफ होता है। तो इसको मेरे प्यारे साथियों कहा जाता है फोकस दूरी। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। तो अगर आप लोग फोकस दूरी को लगाए हैं तो आप सही किए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक देखिए क्वेश्चन आया था, भारत सरकार ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग का पूर्ण गठन कब किया? तो देखिए भारत सरकार ने 9 जनवरी 2025 को पूर्ण गठन मतलब परमाणु ऊर्जा आयोग का पूर्ण गठन किया है। और इसमें आप लोगों को पता होगा कि मेरे प्यारे साथियों, जो अजीत कुमार मोहंती हैं, तो सचिव हैं परमाणु ऊर्जा विभाग के, वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अजीत डोभाल जैसे प्रमुख सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। इसका मेरे प्यारे साथियों आखिर उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका मेन उद्देश्य यही है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन को क्या करना है? तो बढ़ावा देना है। और उससे संबंधित जो भी आपको जो रणनीतियाँ बनानी है, वो बनाना है। उसके साथ परमाणु प्रौद्योगिकी और शांति अनुप्रयोगों को पर हम लोगों को काम करना है। उसके बाद देश में परमाणु खनिजों की खोज करना और उसका उपयोगिता को बढ़ावा देना। तो ये आपका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी 2025 में खेल जो महाकुंभ है 3.0 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जनवरी 2025 में खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किया है। तो आपको पता होगा कि ये गुजरात का शहर है और गुजरात का शहर राजकोट है। तो राजकोट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन गुजरात के सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के एथलेटिक्स मैदान में किया गया, राजकोट में। इसको ध्यान रखिएगा। और वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, 1 वाट किसके बराबर होता है? जी हाँ, 1 वाट किसके बराबर होता है? आप लोग हमें बताइएगा 1 वाट किसके बराबर होता है? जी हाँ, 1 वाट किसके बराबर होता है? तो आप लोगों को पता है कि वाट किसका एसआई यूनिट है? मेरे प्यारे साथियों, शक्ति का। किसका? एसआई जो है वाट, वो शक्ति का एसआई यूनिट है, यानी जो है एसआई मात्रक है। और आपको पता होगा कि 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है? 1 वाट 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसका मतलब क्या समझते हैं कि 1 वाट दूरी जो है, 1 वाट की दर से 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं आप या स्थानांतरण हो रहा है, तो वही 1 वाट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था, यदि वोल्टेज को स्थिर रखा जाए तो पावर किसके समानुपाती होगा?
मेरे प्यारे साथियों, स्थिर वोल्टेज पर शक्ति धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थिर वोल्टेज पर शक्ति धारा के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है, तो धारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन है, मीडिया कंपनी मॉक इंटरटेनमेंट के संस्थापक पूछा गया था। ठीक है, कि मीडिया कंपनी मॉक इंटरटेनमेंट के संस्थापक कौन है। आप लोगों को पता होगा कि एक रणवीर इलाहाबादिया थे। ठीक है, और उनका सुप्रीम कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर बहुत बड़ा कटाक्ष किया था, मतलब टिप्पणी किया था। टिप्पणी करने के कारण सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार भी लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मॉक इंटरटेनमेंट के संस्थापक दो व्यक्तियों ने किया था, विराज सेठ और रणवीर इलाहाबादिया। 2018 में मेरे प्यारे साथियों इसका स्थापना हुआ था और बहुत बड़ा कदम को छू लिया है इस कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे मतलब एफिल टावर से भी ऊंचा मेरे प्यारे साथियों जम्मू कश्मीर राज्य में मेरे प्यारे साथियों आपको एक रेलवे आर्च ब्रिज का सबसे ऊंचा जो उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो हाइट है मेरे प्यारे साथियों, वो नदी तल से आपको पता होगा कि 359 मीटर है। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आर्च में आता है। निर्माण लागत की बात करें तो इसमें 1486 करोड़ का निर्माण लागत इसमें लगा है। और मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि यह पुल जो है ना, यह पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जम्मू कश्मीर। कौन से राज्य में आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, 359 मीटर नदी पुल से है, लेकिन उससे ना 30 मीटर ज़्यादा है, एफिल टावर से 30 मीटर ज़्यादा है। अब 30 मीटर ज़्यादा है तो एफिल टावर की हाइट क्या है, आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को 25 सीटें मिली है। सॉरी 25 नहीं, 5 सीटें मिली हैं। ठीक है, किस पार्टी को 5 सीटें मिली है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि बिहार में 2025 नवंबर के महीने में चुनाव हुआ था और बिहार विधानसभा के, जिसमें मेरे प्यारे साथियों दो ऐसे पार्टियां थी। हालांकि सबसे अधिक सीटें तो बीजेपी को मिले हैं, और बीजेपी और उसके बाद जेडीयू को मिले हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही अंतर है दोनों के बीच में। और जेडीयू और बीजेपी और तमाम और भी पार्टियां हैं जिनको मिला करके मेरे प्यारे साथियों अलायंस सरकार बनी है। ठीक है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं, 10वीं बार शपथ लिए हैं। लेकिन क्वेश्चन था कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है 2025 में हुआ, उसमें 5 सीट जीतने वाला कौन सा पार्टी था। तो देखिए दो पार्टियों ने 5 सीटें हासिल की है। एक AIMIM, जिसको हम लोग ऑल इंडिया काउंसिल फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में AIMIM, ओवैसी जी का पार्टी है। इसने भी 5 सीटें जीती है बिहार विधानसभा चुनाव में। और उसके बाद आपको पता है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, जो कि मेरे प्यारे साथियों जिसको हम लोग शॉर्ट में हम के नाम से जानते हैं, जीतन राम मांझी जी का पार्टी है। इन्होंने भी 5 सीटें जीती हैं। तो दो पार्टियां जो है बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें हासिल की थी। तो इसमें से आप लोगों को क्या ऑप्शंस थे या दोनों थे, आप लोग दिए होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की बात की जाए तो जॉर्डन अम्मान में मेरे प्यारे साथियों इसका आयोजन किया गया था। जॉर्डन अम्मान में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पहलवानों ने शानदार जो है वो प्रदर्शन किया था। मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि इसमें कुल 10 पदक हासिल किया गया था, जिसमें आप लोग को ये भी याद रखना है कि 1 स्वर्ण पदक था, 3 रजत था और 6 कांस्य था। मेरे प्यारे साथियों स्वर्ण पदक किसने जीता, एक क्वेश्चन बनता है। मेरे प्यारे साथियों स्वर्ण पदक मनीषा भनवाला ने जीता था। 62 केजी वर्ग में एकमात्र स्वर्ण पदक आया था। और जो भी है तमाम हम लोग इस कुश्ती चैंपियनशिप में 8वां स्थान हासिल किए थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन आया था, सितंबर 2025 में दुबई में आयोजित 7वें फ्यूचर फूड फोरम का विषय क्या था। तो देखिए सितंबर 2025 में दुबई में आयोजित 7वें फ्यूचर फूड फोरम का मुख्य विषय था तकनीकी संधारणीय प्रथाओं और सीमा पार साझेदारी के माध्यम से लचीली खाद्य प्रणालियों का निर्माण करना। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यूटन के गति के नियम, तीसरे नियम पूछे थे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूछा था, उदाहरण एग्जाम्पल पूछा गया था। तो देखिए थर्ड लॉ ऑफ नेशन क्या कहता है, इसका जो आप समझते हैं कि न्यूटन की गति तीसरा नियम क्या कहा जाता है इसमें, कि हर क्रिया के बराबर क्या होगा, विपरीत प्रतिक्रिया होगा। ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो एग्जाम्पल वहाँ था आप लोग टिक कर देते हैं। जैसे अगर आप चलते हैं ज़मीन पर तो पैर ज़मीन को पीछे की ओर धकेलता है, तो मेरे प्यारे साथियों अगर पीछे की ओर ज़मीन पर धकेल रहा है पैर तो वो क्रिया हुआ, और ज़मीन पैर को आगे की ओर धकेलेगा तो वो प्रतिक्रिया हुआ। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद देख सकते हैं एक आया था रॉकेट, जलती हुई गैस जो है नीचे की ओर निकालती है और रॉकेट ऊपर की ओर धक्का देती है, तो ये भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हो गया। तो ये भी क्वेश्चंस जो होंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तैरना, आप तैरते हैं तो आगे की ओर लगाते हैं, जबकि आप पानी पीछे की ओर धकेलते हैं तो आप आगे की ओर जाते हैं, तो ये भी तैरना आपका न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद बंदूक चलाना, देखिए बंदूक जब आप चलाते हैं तो क्रिया होता है, और बंदूक आपको पीछे की ओर झटका देता है तो प्रतिक्रिया होता है। तो ये भी बंदूक चलाना भी आपका आ जाएगा किसमें, तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आ जाएगा। देखिए आप नाव से कूदते हैं तो नाव से कूदते हैं तो आप आगे आते हैं, लेकिन नाव जो है वो पीछे की ओर चला जाता है, तो ये भी आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। पक्षी अपने पंखों से हवा को नीचे की ओर धकेलती है, और बादल में हवा पक्षी को ऊपर की ओर धकेलता है, तो ये भी आपका आ जाएगा किसमें, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आ जाएगा। गेंद का उछालना, गेंद आप फर्श पे मारते हैं तो फर्श से ऊपर चला जाता है गेंद, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हो गया, इसका मतलब कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये भी आ जाएंगे। कुर्सी पर बैठना, देखिए आप कुर्सी पर बैठते हैं तो आपका शरीर कुर्सी पर नीचे की ओर दबाव डालता है तो क्रिया हुआ, और आप कुर्सी जो है आपको ऊपर की ओर धकेले हुए रहता है तो ये प्रतिक्रिया हो गया। तो कुर्सी पर बैठना भी आपका हो गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल। मेज़ पर किताब रख रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों किताब का वजन मेज़ पर नीचे की ओर बल लगा रही है, बल्कि मेज़ किताब को ऊपर की ओर बल लगा रही है, तो ये भी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हो गए। हेलीकॉप्टर देख सकते हैं, प्रोपेलर हवा को नीचे की ओर धकेलती है, जिससे हेलीकॉप्टर को ऊपर उठने के लिए प्रतिक्रिया करना पड़ता है और एक बल लगाता है। तो ये भी आपके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल हो गए। तो तमाम एग्जाम्पल्स आप लोगों को मैंने बता दिया। अब इसमें से जो भी एग्जाम्पल वहाँ पे दिया होगा आप लोग टिक करके आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक आपको पता होगा कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, आपको निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए कार्बनिक यौगिक में आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए। तो देखिए कार्बनिक यौगिक की बात करें तो इसमें कार्बन तो होना ही चाहिए, खास करके कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होता है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन आया था, जब सोडियम क्लोराइड को विद्युत अपघटन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है। तो देखिए क्लोरो क्षार अभिक्रिया इसको कहा जाता है, क्योंकि जब सोडियम क्लोराइड है ना उसको अब विद्युत अपघटन के माध्यम से सोडियम हाइड्रोक्साइड जब बनाते हैं तो एक अभिक्रिया के द्वारा बनता है, और उस अभिक्रिया का नाम पूछा था, उस अभिक्रिया का नाम होता है क्लोरो क्षार अभिक्रिया। तो इसमें आप लोग टिक करके आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो ये आपका देखिए यहाँ से आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम से आया था। ठीक है, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो फिलोपियन ट्यूब में संपन्न होता है। मेरे प्यारे साथियों जब मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एक नई जीव का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो फिलोपियन ट्यूब में उत्पन्न होती है। फिलोपियन ट्यूब गर्भाशय के दोनों ओर पतली ट्यूब होती है, जो एक विकसित अंड को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाने का काम करता है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों फिलोपियन ट्यूब में होता है। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया फिलोपियन ट्यूब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन होता है। यानी जब भोजन करते हैं तो ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में मेरे प्यारे साथियों बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो इसको देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? तो देखिए कोलेनकाइमा एक ऊतक होता है पौधों में, जो कि पौधों के लचीलापन के लिए जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होगा कि वे कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट काम करती हैं और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, उसी को हम मेरे प्यारे साथियों अस्थायी ऊतक कहते हैं। और एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार के ऊतक जब आपको दिखाई देंगे तो सरल अस्थायी ऊतक होंगे। कोलेनकाइमा एक सरल अस्थायी ऊतक है जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है। और मेरे प्यारे साथियों, पौधे हो गए, तना हो गया, पत्तियां हो गए, ये सबको यांत्रिक सहारा प्रदान करने का काम करता है कोलेनकाइमा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, इसको ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्या आया था। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, भारत सरकार के द्वारा एक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसमें आपको पता होगा कि मिजोरम पहला और गोवा के दूसरा नंबर पे आया था इसमें साक्षरता में। लेकिन तीसरा राज्य का नाम पूछा है तो तीसरा में त्रिपुरा याद रखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर यूनियन टेरिटरीज में पूछेगा तो लद्दाख उसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा था तीसरा राज्य कौन है, तो मिजोरम पहला है, गोवा दूसरा है और त्रिपुरा तीसरा है, तो त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। तो क्या वो त्वचा है, ऊतक की छाल है, हड्डी है, या इनमें से कोई नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, संयोजी ऊतक में आपको जोड़ने वाला तो दो अंगों को जोड़ता है, हड्डी। तो हड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड्डी अगर आप लगाए हैं तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हड्डी क्या है? तो एक संयोजी ऊतक होता है। हड्डी कैसा ऊतक होता है? तो ये संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक जो होते हैं रेशेदार ऊतक होते हैं और प्राणियों के सहयोगी ऊतकों का मुख्य घटक कोलेनकाइमा नामक प्रोटीन से बना होता है। और संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग दूसरे अंग को जोड़ने का काम करता है और ये प्रत्येक अंग में पाया जाता है। तो संयोजी ऊतक का मेन काम होता है जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? क्या वो माल्टोज है, सेलुलोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है? तो मेरे प्यारे साथियों, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण, ठीक है, भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज के नाम से जाना जाता है। सेलुलोज अगर आप लगाए हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। जी हाँ, सेलुलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेलुलोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए करंट अफेयर्स का था। 2025 एशियाई युवा खेल जिसमें भारत ने 48 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, कहाँ आयोजित किया गया था? एशियाई युवा खेल के बारे में पूछा था। एशियाई युवा खेल, जी हाँ, एशियाई युवा खेल 2025 48 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत ने किया, तो मनाला बहरीन में किया गया था। मनामा बहरीन में किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, भारत ने मनामा बहरीन में आयोजित 2025 का एशियाई युवा खेलों में 13 स्वर्ण पदक जीता था, 18 रजत और 17 कांस्य पदक के साथ कुल 48 पदक जीता और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आप लोग को पता होगा कि एशियाई युवा खेल का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ओलंपिक परिषद द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए करंट अफेयर्स का ही है। राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 का विषय क्या था? ठीक है, राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 का विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य एक भविष्य। आप लोग याद रखिएगा, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य एक भविष्य, इसका राइट आंसर आप लोग लगाए हैं तो सही हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यह जो कार्यक्रम होता है यह राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा आयोजित करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन था 1 नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो भारतीय मानक ब्यूरो के रूप में संजय गर्ग ने मेरे प्यारे साथियों पदभार को संभाला है। आपको पता होगा भारतीय मानक ब्यूरो क्या होता है कि यह भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय होता है जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम करता है। ठीक है, तो संजय गर्ग इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कार्लोस अल्काराज के बारे में पूछा था। कार्लोस अल्काराज को हराकर एटीपी फाइनल्स ट्रॉफी को किसने जीता है? तो जेनिक सिनर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कार्लोस अल्काराज का संबंध टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा टेनिस खेल से है। तो कार्लोस अल्काराज को हराकर जैनिक सिनर ने फाइनल्स ट्रॉफी एटीपी फाइनल्स ट्रॉफी को जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अपने अभियान में कुल कितने पदक जीते हैं। ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अपने अभियान में कुल कितने पदक, तो 10 पदक जीते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा गया था, 2025 में शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पूछा गया था, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए 3 लोगों को दिया गया संयुक्त रूप से एक ही साथ मेरे प्यारे साथियों, मैरी ई ब्रून कोवा को एक दिया गया था, फ्रेड रैमसेडेल को दिया गया था और सिमोना साकाबूची को दिया गया था। तो याद रखिएगा एक व्यक्ति का नाम क्या है, पहला व्यक्ति का नाम मैरी ई ब्रून कोव, दूसरा का नाम है फ्रेड रैम्सडेल, तीसरा का नाम है सिमोन साकागुची। तो तीनों व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों कहाँ के रहने वाले हैं सब आप लोग हमें बता दीजिए कमेंट्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, कौन सी फिल्म 70वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 13 पुरस्कार जीते हैं। तो लापता लेडीज आपको याद रखना है। ठीक है, लापता लेडीज के डायरेक्टर, इसके मुख्य अभिनेता के बारे में हमें कमेंट्स करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आप किसके सिद्धांत को, ठीक है, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं, यानी विकास के सिद्धांत को किसने दिया था, बस यही क्वेश्चन पूछा था। तो चार्ल्स डार्विन, आप लोग याद रखिएगा नाम चार्ल्स डार्विन। मेरे प्यारे साथियों चार्ल्स डार्विन ने विकास के सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। ठीक है, और जीवों में क्षमता होती है कि वह अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए सजातीय, अंतर्जातीय तथा पर्यावरणीय संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह के आपके चार्ल्स डार्विन दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है। सबसे प्रचलित अगर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो कार्बन है, क्या है, कार्बन है। पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम आता है, क्या आता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोस्टेट ग्रंथि से होने वाले स्राव निम्नलिखित में से किस में प्रवेश करता है, तो मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। प्रोटोस्टेट ग्रंथि से जब एक स्राव होगा तो मूत्र मार्ग में प्रवेश कर जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों क्या आपको पता है कि प्रोटोस्टेट ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाती है, नहीं। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रोटोस्टेट जो ग्रंथि होती है केवल पुरुषों में पाई जाती है, जो उनके प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा होता है। पुरुष ग्रंथि मूत्र मार्ग के चारों ओर स्थित होता है और मूत्र को मूत्राशय से लिंग के रास्ते निष्कासित करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। तो देखिए युग्मनज का निर्माण करते हैं, नर और मादा आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर युग्मनज हो जाएगा। देख लीजिए, नर और मादा युग्मकों के सहयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाता है। ठीक है, मादा युग्मनजों के युग्मन का प्रकरण निषेचन कहलाता है, यह भ्रूण में विकसित होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स की बात की है और 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। कितने पदक, 22 पदक आपको जीते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों 10वीं स्थान हासिल किया था भारत ने 22 पदकों के साथ, जिसमें आपको पदक तालिका में 6 स्वर्ण पदक देखने के लिए मिले थे, 9 रजत देखने के लिए मिले थे, 7 कांस्य पदक देखने के लिए मिले थे। तो इसको भी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागनों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। तो परागगण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परागन। ठीक है, तो एक फूल के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक परागों के स्थानांतरण को परागन कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों एक फूल के परागनों का विभिन्न माध्यमों के द्वारा मादा पुष्पों के पराग कोश से वर्तिकाग्र का स्थानांतरण परागन होता है। ठीक है, और यह 2 प्रकार का होता है, एक स्वपरागन होता है और एक परागन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है। तो दूरी मापते हैं, ओडोमीटर से गाड़ियों में क्या मापा जाता है, ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है, डिस्टेंस मापा जाता है, इसको याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों अगर आपसे पूछेगा कि गति मापने के लिए कि इसका यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो स्पीडोमीटर। ठीक है, और दूरी मापने के लिए ओडोमीटर। एक क्वेश्चन है, जहाज में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। तो पानी की गहराई को मापता है,
जहाज में इको लोकेशन का उपयोग पानी की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। इको लोकेशन का सिद्धांत क्या है? सोनार के जैसा होता है, यानी सोनार के जैसा काम करता है। सोनार का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा तो साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो देखिए, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन मेरे प्यारे साथियों किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। याद रखिएगा, घनत्व इज राइट आंसर। अब घनत्व के फॉर्मूले आपको भी याद रखने होंगे, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन इसका फॉर्मूला होता है घनत्व का। एक क्वेश्चन था, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट प्रणोद कैसा होता है? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि रॉकेट न्यूटन के तीसरे मतलब नियम पे काम करता है। ठीक है, रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होता है और यह पीछे की ओर एक्शन करके मुंह से तेज वेग के साथ बाहर निकलता है, जिसके कारण जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है उसके रॉकेट को तेज, जी हाँ, रॉकेट को तेज वेग से आगे की ओर धकेलता है। रॉकेट पर लगने वाला आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण के अभाव में रॉकेट प्रणोद जो होता है, रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। प्रणोद कैसा होगा? स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु को त्वरण यानी एक्सेलरेशन ए से गतिशील है, तो उस वस्तु का प्रयुक्त बल का मान ज्ञात कीजिए। तो बल ए फोर्स इज इक्वल टू एम ए, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एम ए याद रखिएगा। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या आया था, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है किसी वस्तु का संवेग। यानी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर त्वरण ऋणात्मक है तो पिंड का वेग घटेगा। यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। यह एक कैसा सदिश राशि है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, देखिए जिसके ऑप्शंस भी हमें मिले थे, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आप बता दूं कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपको उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो पिंडों के बीच मौजूद आकर्षण बल है। दो कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों अथवा पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह कणों के द्रव्यमान योग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है, एक तत्व के समस्थानिक द्रव्यमान संख्या दे रखा है 298 और उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है। तो परमाणु संख्या पूछा था। तो आपको पता है परमाणु संख्या निकाल सकते हैं आप, प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं? द्रव्यमान संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या को घटा दीजिए। यानी 298 में से अगर आप 189 को घटाते हैं तो 109 आता है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस सूत्र को याद रखिएगा, इस सूत्र के हिसाब से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग 2 फरवरी के ऑल शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। मेरे पास इतने क्वेश्चन आए थे और 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस आए थे। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख जाइएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।